नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्क न्यूज चैनल। आज जिस मुद्दे पर बहस के लिए सामने हैं उस विषय से संबंधित आप सबका पूरा सरोकार है और खासकर गुरुग्राम, जिसे साइबर सिटी के नाम से दुनिया जानती है, और इसे चाहे वो राजनेता हों, अधिकारी हों, सामाजिक लोग हों या फिर उद्योगपति या व्यवसायी हों, सभी अंतर्राष्ट्रीय शहर का तगमा देते थकते नहीं हैं। लेकिन आज इस शहर में पिछले 4 दिनों से एक ऐसा विषय तैर रहा है यहाँ की क्षितिज पर, जिसको लेकर हर घर में हर व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहा है और उसके पीछे के कारण को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में शहरी निकाय मंत्री और जिनके पास गृह एवं स्वास्थ्य विभाग भी है, अनिल विज ने गुरुग्राम नगर निगम के मुख्यालय पर छापा मारा। आखिर उनका छापा क्यों पड़ा? वो प्रदेश के काबीना मंत्री हैं, बल्कि यूं कहूं कि वो नंबर 2 मंत्री हैं आज की तारीख में मनोहर लाल सरकार में। फिर उन्हें गुरुग्राम जैसे शहर में और इस संस्था में, इसके मुख्यालय में छापा मारने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? क्या था उसका कारण? और छापा मारने के बाद उन्होंने क्या पाया? क्यों वो इतने सख्त और गुस्से में दिख रहे थे? उनके तेवर इतने तीखे क्यों थे? क्यों वो पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में पूरी तरह तैस में थे और उन्होंने एक ही साथ कई प्रकार के आदेश और निर्देश जारी कर दिए, जिसमें 2 एसडीओ स्तर के अधिकारी का निलंबन भी है, शामिल है उसमें। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं कि आखिर अनिल विज मंत्री ने छापा क्यों मारा, बावजूद इसके कि गुरुग्राम को कमिश्नरों का शहर कहा जाता है। यहाँ 1 दर्जन से अधिक कमिश्नर लेवल के अधिकारी, डिविजनल कमिश्नर से अगर आप गिनती करेंगे अलग अलग विभागों में, तो 1 दर्जन से अधिक कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी यहाँ बैठते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी बैठते हैं। और नगर निगम में भी ज्वाइंट कमिश्नर हैं और सबसे ऊपर कमिश्नर, सीनियर मोस्ट आईएएस भी यहाँ अपॉइंटेड हैं। बावजूद इसके आखिर क्या कमी दिखी? वो क्या कारण थे कि मंत्री को अचानक बिना किसी अधिकारी को बताए हुए उनको छापा मारना पड़ा? तो ये जो हाय तौबा की स्थिति वहां मची, जो बवाल मचा, और जो आज अधिकारी, नगर निगम के एक कर्मचारी या अधिकारी किसी व्यक्ति से नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं और मैं उनका आपसे परिचय कराऊं। हमारे साथ सतवीर भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप ब्यूरो चीफ हैं पंजाब केसरी के, और साथ ही साथ आज तक गुड़गांव के मुख्य संपादक भी हैं और आपका सोशल मीडिया चैनल भी चलता है बहुत मजबूती से और बहुत मशहूर पत्रकार हैं, खासकर जनहित के मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाते रहे हैं और आप इनके नाम से निश्चित रूप से परिचित होंगे। और हमारे साथ जो हमारी बाईं तरफ हमारे साथी और बहुत ही मशहूर, बहुत वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से कुमार मधुकर जी आज हमारे बीच हैं, गुरुग्राम में पधारे हैं और इसलिए हमने उनको भी इस विषय पर आज डिस्कशन के लिए आमंत्रित किया था। कुमार मधुकर जी चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस न्यूज चैनल और वेब पोर्टल के मुख्य संपादक हैं और कई बड़े अखबारों में, दैनिक हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। तो आप दोनों का हमारे इस द पब्लिक वर्क न्यूज चैनल में स्वागत है। और बिना किसी देरी के हम आपसे सबसे पहला सवाल सतवीर जी आपसे, क्योंकि आप इस शहर में रहते हैं और इस शहर को आपने यूं कहें कि एक आम व्यक्ति और एक प्रोफेशनल के रूप में भी इस शहर को आपने सींचा है, लगातार जनहित के मुद्दों को आपने उछाला है। तो आखिर ये जो नगर निगम में बवाल मचा है और शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने छापा मारा यहाँ मुख्यालय पर, नगर निगम के मुख्यालय पर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो सुभाष चौधरी जी, पहले तो आपके चैनल को और आपके पाठकों को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। अनिल विज जी ने छापा मारा है, अच्छा काम किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी जेब भी मिटाई है, क्योंकि नगर निगम के अंदर उनके जो कमिश्नर आए हैं वो इस टाइम उनके विरोधी हैं, जो उनके राजनीतिक विरोधी के खास चहेते, विनोद शर्मा के जो पूर्व मंत्री हैं, उनके खास चहेते रहे हैं।
ये राजनीतिक हलकों में चर्चा नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं कि कोई चर्चा चली है किसी चीज की और वो हम लोगों को जानकारी है। उसी का कारण मैं था, क्योंकि आज तक पीछे भी अनिल विज जी यहीं थे, आज तक छापा नहीं मारा था, क्योंकि अनिल विज जी ने पूरा टाइम टू टाइम वो टाइम फिक्स किया कि किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम चल रहे हैं घर से, और उसके टाइम वो पहले ही बैठ गए थे जाकर। एक अच्छी पहल भी अनिल विज की, नो डाउट, एक अधिकारी के लेट लतीफी उजागर हो रहा है। उसके बाद वो बैठ के उन्होंने आते ही फटकार लगाया, ये आने का टाइम है आपका, अच्छी बात है विज साहब, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों की भी अंदर की खटास निकल रही थी, क्योंकि विज ये जो अपने कमिश्नर साहब आए हैं, ये अनिल विनोद शर्मा के खास चेहते हैं, और विनोद शर्मा का आपका 936 का आंकड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक छापा भी कहा सकते हैं हम। नहीं, लेकिन आपने जो ये जो विषय आपने जिक्र किया है, एक नई बात आपने बताई है कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के साथ वो उन्होंने काम किया है। लेकिन देखिए, आईएएस, एससीएस या कोई भी अधिकारी है, तो वो तो जिस प्रकार से जो व्यक्ति पद पर बैठे होते हैं और सत्ता में जो भी पार्टी होती है, चाहे वो कोई भी मंत्री बने, कोई नेता बने, तो वो तो कोई भी किसी के साथ भी तो काम करना होता है। वो अधिकारी हैं, वो तो हर पार्टी, हर राजनीतिक दल के शासनकाल में वो काम करते रहे हैं, तो इससे इन चीजों का क्या लेना देना है? चौधरी साहब, कोई भी राजनेता है वो इस बात को बिल्कुल भली भांति बताता है कि मेरे विरोधी का खास चेता कौन रहा है। उस बात को पूरी तरह से वो भाप रहा था कि मेरे विरोधी का था, उस टाइम इनके काम नहीं हुए होंगे, और लेकिन इन्होंने जो पहल की है, नगर निगम में आज से भ्रष्टाचार नहीं है, विज साहब यहीं थे, पहले से भ्रष्टाचार चल रहा है, खूब गूंज रहा है, अखबारों के अंदर छपा है, आम मुद्दे उठे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की अगर जड़ खोलनी थी तो इसे पहले ही बोलते, और अगर ये खोली है तो आपका स्वागत है ये भी। लेकिन अब देखना ये है कि सिपाश से कितने अधिकारी बचेंगे अभी। नहीं, आप इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रशासनिक खामी दूर करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक सोच है, राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये देख भी लेना। तो साहब, मेरा मानना है कि 3 महीने के अंदर ये जल्दी यहाँ से विदा हो जाएंगे कमिश्नर साहब। मधुकर जी, आप चंडीगढ़ मुख्यालय में हैं और आप सरकार, पूरी सरकार पर आपकी नजर हमेशा वहां रहती है और आपकी हनक चंडीगढ़ में बहुत तीव्र है। अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो इस बात को जानता है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि एक मंत्री, काबीना मंत्री जो नंबर 2 है इस सरकार में, और वो अचानक अपने यहाँ इंस्टीट्यूशनल हेड है, कमिश्नर है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, और उनको बिना बताए आकर अचानक मुख्यालय में वो छापा मारते हैं, उनके दफ्तर में आकर बैठते हैं, तो ये किस प्रकार का ये प्रशासनिक इसको आप पहल मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें रचनात्मकता है या कुछ नकारात्मकता इसमें आपको नजर आती है? हमें इसमें जो है चौधरी साहब की कहीं भी नकारात्मकता वाली कोई बात नहीं दिखती है। आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो क्या जरूरत है फिर कमिश्नर को बताने को या किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। आप औचक निरीक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब उस डिपार्टमेंट का जो हेड है और छोटे से छोटे लेवल के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, बड़े अधिकारी हैं, उनकी सबकी कार्यशैली हम देखते हैं। और आपको एक ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जो प्रधानमंत्री बने थे, कि आप इस टाइम तक अपने दफ्तर में होंगे। अब जब आप घर में बैठे होते हैं तो आप क्यों नहीं ऑफिस पहुंच पाते टाइम पे? सबसे बड़ी बात है, चाहे वो कमिश्नर हो या कमिश्नर का और भी कोई बड़े अधिकारी हो। तो ऐसी परिस्थिति में औचक निरीक्षण कोई बता के नहीं किया जाता, और कमिश्नर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तोप या गोला नहीं है कि उनको बता करके जाकर के मंत्री उनके नगर निगम में पहुंचे या उनके परिसर में दाखिल। एक बात। दूसरी बात कि अनिल विज ही आज एक ऐसे मंत्री हैं जिसकी हनक इस प्रदेश में है। थोड़ा बहुत अगर डर, लाज, भय है तो थोड़ा उन्हीं का। बात बाकी किसको आप देख रहे हैं? मंत्रियों की हालत देखे सारे मंत्री आपके जो थे वो हार गए। हारने के पीछे भी तो कोई तो कारण होगा। आपको अगर जनता ने चुना है तो जनता के प्रति आपको वफादार होना पड़ेगा और जिम्मेवार होना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और वो जिम्मेदारी अनिल विज जो मंत्री हैं स्थानीय निकाय के, वो निभा रहे हैं। वो क्यों बता के आएंगे? तो सबसे बड़ी अब बात यहां पे ये है कि अनिल विज यहां पे आए, 7 अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की है। मेरा मानना है कि ये 7 नहीं, इसको 7 को आप फिर 7 से आप
उसको गुणा कर दीजिए, उसको तब उसको देखिए, उसको 49-50 आदमी, इसमें नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक कौन है, इसके पीछे में अनिल विज को जाना पड़ेगा और उसके तहत तहकीकात करके उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे पहले वाले कमिश्नर हो, वर्तमान कमिश्नर हो, वर्तमान में जो चीफ इंजीनियर है, एक्सीएन है और जो क्लर्क है। आप चौधरी साहब जाते होंगे नगर निगम, धक्का खाते होते देखे होंगे कि कितने गुड़गांव की जनता परेशान है, वहां जाती है जनता और वहां उसको टोकने वाला कोई नहीं। आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाइए, आप एंटर होते ही आपकी सेवा में लग जाते हैं। ये क्या विधाता लग रहे हैं? अगर विधाता लग रहे हैं तो इनको अभी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, बर्खास्त करने चाहिए। कोई ऐसी नीति हो प्रशासन के पास, सरकार के पास, अगर वो काम करने में अक्षम है, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, वो आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई और हो। और मैं इसको अनिल विज का बहुत जबरदस्त पहल मानता हूं और ये करते आ रहे हैं, ये भी नहीं कि कोई नई बात है इनके लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार जब वो गृह मंत्रालय उनके पास आया तो उन्होंने सबसे पहले रोहतक में सदर थाने में जाकर उन्होंने छापा मारा और पुलिस वहां किस तरह की चीजें निकली और उसके बाद बिल्कुल जरूरी है। मेरा ये कहना है, मेरा ये सवाल है और मुझे लगता है कि मैं शायद मेरा जेन्युइन सवाल है कि एक इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, एक सीनियर मोस्ट आईएएस वहां बैठे हैं, कई एसएस अधिकारी बैठे हैं और काबीना स्तर के मंत्री वहां आकर अचानक अगर निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मंत्री का विश्वास उस इंस्टीट्यूशनल हेड में नहीं रह गया? क्यों होगा? आपने देखा कि जो मेयर मधु आजाद है किस तरह से गिड़गिड़ा रही हैं मंत्री के सामने कि उनका कमिश्नर नहीं सुनते, उनका कोई अधिकारी नहीं सुनते, उसका जूनियर नहीं सुनते, कोई रिपोर्ट लेके नहीं आता। तो क्या भरोसा रहना चाहिए कमिश्नर पे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भरोसा नहीं होना चाहिए था। कल उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए या और कोई कार्रवाई बनती थी तो कमिश्नर के ऊपर यह कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिरकार मधु आजाद को मेयर किसने बनाया? अफसर ने बनाया। आज अफसर अपने आप को मालिक समझता है, जो नौकर है, जिसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, वो सर्वेंट आज जनता का मालिक, जो जनता मालिक है वो जनता मालिक नहीं होकर के वो नौकर से भी बदतर स्थिति में जी रही है। और जो नौकर है उसकी देखिए तानाशाही, उसके देखिए आलीशान, किस तरह से कुर्सी टेबल और ये और नौकर चाकर, और मतलब नौकर पे भी नौकर, नौकर पे भी नौकर। इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीच साहब से मेरी मांग है कि पूरी जांच होनी चाहिए और बड़े से बड़े अफसर और छोटे से छोटे क्लर्क हो या पीएन हो या कोई हो, जो फाइल ले जाने में आगे पीछे करते हैं, फाइल नाप करके ऐसे फाइल उठाता है, तौल के देखता है इसमें क्या काम है, कितना काम है, उसके बाद वो काम होता है। आप देखिए जाकर के वहां पे ये फॉर्मूला कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी तंत्र में ये फॉर्मूला निश्चित रूप से लागू होता है कि किस फाइलों में कितनी वेट है, उसके हिसाब से उसको कमिश्नर को आते ही ज्वाइन किया तभी से उसको। लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी सामने आता है, जब आप आम व्यक्ति से बात करें तो उसमें से एक दृष्टिकोण और भी सतवीर जी सामने आता है कि लोग ये कहते हैं कि अभी पिछले सप्ताह में ही जो बारिश हुई और एक दिन की बारिश, सुबह 3:45-4 बजे की बारिश, 1 घंटे लगभग 1.5 घंटे की बारिश हुई और उसमें ये सारे दावे बिल्कुल धरे के धरे रह गए और इस शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया था। हर गलियां, हर घर, हर इंडस्ट्री, हर सेक्शन में पानी जमा था सब जगह। और नतीजा ये हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उस जगह को लेकर, जिस जगह पर पहले भी पिछले वर्ष में भी वही हालात पैदा हुए थे और उससे पहले भी उस तरह के हालात पैदा हुए थे और लगातार अधिकारी दावे करते रहे हैं कि हमने उसको अब ठीक कर दिया, उसके जल जमाव, जल निकासी की सारी व्यवस्था कर दी, करोड़ों रुपए उसके नाम पर निकाल लिए गए। तो जनता ये सोच रही है कि क्या भी साहब ने अब जो ये छापा मारा है, ये पहले भी मार सकते थे, लेकिन अब क्योंकि जो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और ये विभाग उनके पास है तो उनकी भी किरकिरी हो रही है, उनकी भी आलोचना विपक्ष कर रहा है और इस सरकार की भी आलोचना इस मुद्दे को लेकर हो रही है। कहीं उस घटना को या उसके प्रति जो जनता में एक नकारात्मकता आई उनके प्रति, जो एक एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं, और सरकार के प्रति जो लोगों में एक सवाल खड़ा हुआ, उसको ढकने की कोशिश तो नहीं है। चौधरी साहब, मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहूंगा ओपनली, अब की ये भ्रष्टाचार की जड़ है। इन्होंने बजट भी बनाया है, इन्होंने एक प्लान बनाया पहले, कितने अच्छे तरीके से लोगों को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ब्रेकर लगा देते हैं, ब्रेकर नुमा, और उसके द्वारा पानी नहीं जाएगा। अरे भाई, कम से कम आप ये तो देखिए, ब्रेकर बनाना तो आगे बनाए, कम से कम पहले पानी की निकासी का व्यवस्था देखिए। मतलब ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार की झलक है।
एक पैसा नगर निगम का पूरी तरह से उसका दुरुपयोग किया गया है और इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं विजिलेंस से नहीं कहूंगा, क्योंकि विजिलेंस भी हरियाणा सरकार के अधीन है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है साफ तौर पर। आप बिल्कुल ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सतवीर जी, उसमें से निकल के आ रहा है और ये बताया जाता है, सूत्र ये कहते हैं कि इस बार जल निकासी की दृष्टि से या जल भराव की समस्या का निदान करने की दृष्टि से लगभग 30 करोड़ रुपए उस पर खर्च करने की बात की गई है। यानी इतने खर्च हो चुके हैं, इतने का बिल बना दिया गया है, इसका वारा न्यारा हो गया। हालात क्या बने वो आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर चंडीगढ़ तक ये इस घटना ने हिला दिया सरकार को। तो क्या सरकारी जो तंत्र है, यानी जो राज्य सरकार के जो तंत्र है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है कि इस प्रकार के मुद्दे की जांच की जिम्मेदारी उसको दी जाए या किसी सेंट्रल एजेंसी की ओर पहल की जाए? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। आप अगर कहते हैं कि जो विजिलेंस या सीबीआई की जांच हो, मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि जो प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं उसको कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। आर्किटेक्ट का डिपार्टमेंट होता है, फिर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, फिर उसमें प्रोजेक्ट तैयार होता है, उसमें जैसे जल भराव हो गया, उसको लेकर के भी बातें होती है कि हम जल निकासी हम कैसे करेंगे। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, प्रशासनिक भी है, उसमें और भी पार्षदों के भी व्यूज लिए जाते हैं। होता क्या है कि जैसे फाइलें चलती है ना जी, तो जब फाइलें चलती है तो वजन के हिसाब से चलती है, भार कितना है उसमें, वजन कितना है। क्योंकि कितना कल विज साहब के सामने कहा है कि भ्रष्टाचार का यहाँ पूरा आकंठ में डूबा है। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा, मैंने तो चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस पर भी देखा, आपके उस पर भी देखा चैनल पे, कि उसमें भ्रष्टाचार का खुलेआम करके बात होती है। सवाल उठता है कि सरकार कर क्या रही? कोई ऐसा नहीं कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। पिछले अगर बरसात को अगर याद करें तो पालम विहार और न्यू पालम विहार को जोड़ने वाला जो एक फ्लाईओवर बनाया गया है, उसमें फ्लाईओवर तो बना दिया, लेकिन पानी की निकासी को कोई व्यवस्था नहीं हुई। अगर ध्यान हो पिछला साल आपको, अंततः क्या होता है कि 4 दिन तक पालम विहार के लोग धक्के खाते रहे, कभी डीसी के पास, कभी कमिश्नर के पास, कभी मेयर के पास, कभी मंत्री के पास, और सबके सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्या उनको नहीं पता है कि पानी अगर निकासी नहीं करेंगे तो पालम विहार वैसे जलमग्न हो गया। जो पौष इलाका है, पौष इलाका अगर जलमग्न हो जाए, और उसमें कोई बहुत बड़ी खामी नहीं थी। आखिरकार जब कुछ चैनलों पे ये खबरें चली तो 2 घंटे में पानी की निकासी हो जाती है। इसका मतलब कोई ना कोई भ्रष्ट तंत्र है उसमें, जो चाहता है कि इसको जलमग्न रहने दो और इसको भुना लो कहीं ना कहीं। अगर ये चैनलों पे खबर नहीं चलती तो वो भुना लिए जाते। और उसी तरह से अभी जो आप देख रहे हैं इस बरसात में जो स्थिति आई है, निश्चित रूप से उसके सफाई के नाम पे, उसमें गाद निकालने के नाम से, उसमें गाद भर गया, उसमें मशीन लगाने के नाम से, इसी के नाम से वो जो 30 करोड़ बना होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या 30 करोड़ उसकी लागत भी है कि नहीं? आपने बिल्कुल दुरुस्त। और अगर 30 करोड़ की लागत है तो ये अधिकारी बैठ के करते क्या थे? यानी इसमें आपको मैं ये कहता हूं कि इसके लिए केवल अधिकारी को, ठीक है अधिकारी तो भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन जो सरकारी तंत्र है उससे ऊपर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्यालय है या फिर मंत्री हैं, देखिए जब क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल है। क्यों उनकी नजर तब उस पर नहीं होती है जब प्लानिंग की जाती है किसी चीज को? देखिए, अगर आप अधिकारियों के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि देखिए हमारा जो हमने पानी निकासी के लिए जो बनाया है, हमने इस क्षमता का बनाया, लेकिन बारिश जो हो गई इस क्षमता से ऊपर हो गई, इसलिए ये जलभराव हो गया। चलो, जलभराव हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जलभराव हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 घंटे में 3 घंटे में, उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि जलभराव होने के कितने घंटे के बाद ये पानी बाहर चला जाएगा। अगर ये आपके पास व्यवस्था नहीं है तो इस भ्रष्ट तंत्र को तो भगवान ही बचाए, भगवान भी नहीं बचा सकते जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं। और गुड़गांव तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अमीर नगर निगम है देश में। कई ऐसे अपने प्राकृतिक यहाँ तो समुद्र से अगर 10-20 ड्राम पानी निकाल लिया जाता है तो क्या दिक्कत है? चले जाओ, चाहे मंत्री हो अधिकारी हो, सब में केक कटेगा, बटेगा, फिर बट रहा है और जनता भुगत रही है, शहर की जनता। लेकिन इसमें सतवीर जी सवाल ये है कि मेरा
आप राजनीतिक जो पद पर बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आप जनता से चुनकर आए हैं। जनता में जो आपने वायदे किए हैं, जो आपने चुनावी घोषणा पत्र आपने बनाए और लोगों को एक पारदर्शी, ईमानदार और डेडिकेटेड सरकार देने की बात आपने कही है, तो जब प्लानिंग इस तरह की बनती है, ठीक है, अधिकारी प्लानिंग बनाते हैं, कोई विशेषज्ञ बनाता है, उसकी प्लानिंग करता है, लेकिन जो आपका नजरिया है, आप उस पर विजिलेंट क्यों नहीं होते हैं मंत्री के रूप में, तब जब इस प्रकार के वारे न्यारे करने की जो संरचना रची जाती है, उस प्रकार की प्लानिंग की जाती है, इसके बहाने खजाने पर पलीता लगाना है, तो तब उस वक्त मंत्री की नजर उस पर क्यों नहीं करती? चौधरी साहब, भ्रष्टाचार यहाँ पहली बात नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत सालों से यहाँ चल रहा है, लेकिन अब और भी जबरदस्त तरीके से अपना रंग दिखा रहा है। और भ्रष्टाचार की महक जो है, यहाँ उसकी महक लेकर ही दूसरे जिले के अधिकारी यहाँ गुड़गांव तबादला कराने के लिए अपने एडीसी चोटी तक अपने आकाओं के दरबार में पड़ जाते हैं, सिफारिश लगाते हैं, पार्टी में चंदा देते हैं, पार्टी विधायक जी चुनाव लड़ते हैं मंत्री बनने से पहले, तो उसके वहां फंड दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मंत्री बनेगा, वो पहले ही आंकलन लगा लेते हैं इस बात का। और यही कारण है भ्रष्टाचार का, क्योंकि अगर ये चंदा देके अधिकारी नहीं लगे तो निश्चित रूप से ये अपना पैसा वसूलने नहीं लगेंगे। यानी आप ये कहते हैं कि ये चुनाव के दौरान अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं इनडायरेक्ट, और उसके बाद उसका नाजायज फायदा अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के दृष्टि से पैसा तो ब्याज का वहां बैंक में नहीं आएगा, ये कई गुना इकट्ठे कर लेते हैं जी, 20 गुना 30 गुना इकट्ठा हो जाएगा। तो आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि ये जो भ्रष्ट जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, या जो करप्ट सिस्टम है, उस सिस्टम का एक पार्ट पॉलिटिशियंस भी है, जो पहले से जिसकी जो उस तरह की जो ये रचना बुनी जाती है, उसमें उसका पार्ट वो पहले से बने हुए होते हैं। मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहता हूँ तो साहब आपके चैनल को, क्योंकि आपका चैनल बड़ी जबरदस्त तरीके से आवाज उठाता है, ये सच्चाई है। राजनेताओं के दरबार में अधिकारी सुबह या शाम इस टाइम हाजिर लगाने जाते हैं ताकि अपनी गुफ्तगू कर सकें और अपनी गोटियां बैठा सकें, और उनका जो चंदा है वो उनके दलालों के थ्रू वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। कौन कहता है नहीं? क्यों नहीं बोल पाते अधिकारी? क्या नौकरशाह के सामने अधिकारी नेता दब गए हैं, दब्बू हो गए हैं? अरे आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नैतिकता के आधार पर कम से कम आप लोग बीच साहब छापा मार रहे हैं आपके यहाँ, आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद भी आप यहाँ के हैं, मंत्री जी भी हैं, तो कम से कम और भी देखिए। खाली इंद्रजीत की बात नहीं कर रहा मैं खाली विधायकों की बात कर रहा हूँ यहाँ की। आप लोगों से मेरा भी एक सवाल है कि आपने देखा, जैसे आपने राव इंद्रजीत की बात करी और भी कई मंत्री विधायक यहाँ पे हैं, जिस तरह से भाजपा की वो मेयर है मधु आजाद, किसी बड़े खेमे से जुड़ी हुई है और भाजपा में ही जुड़ी हुई है, क्या उनको इस तरह से गिड़गिड़ाने की जरूरत थी? नहीं, मधु आजाद जो मेयर साहब हैं, वो अपने घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं, अब दिखा रहे साहब मेरी चलती नहीं है। मधु आजाद से पूछिए कि आपने क्या किया है, आपने कितने अधिकारियों के खिलाफ लिखा है, आपने क्यों नहीं लेटर लिखे हैं? भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपके क्या जवाब देनी बनती है? नहीं, मेरा तो ये कहना है। चलो साहब, आप पहले इस पे प्रकाश डालिए, क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, मधु आजाद की बात जहां तक है, देखिए एक्चुअली क्या है कि जब आप बेस किसी चीज का कमजोर बनाते हैं, तो फिर उस पर जो आप अगर कोई भवन खड़ा करना चाहें, तो निश्चित रूप से उसकी जब उसकी नींव ही कमजोर है, तो वो भवन कभी मजबूत होने की स्थिति में नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप गुड़गांव नगर निगम जो नियम बना हुआ, जो लॉ बना हुआ है विधानसभा से जो पारित है, अगर आप उस एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट को देखेंगे, तो उसमें से मेयर को दंतहीन बना रखा है, ट्रिथलेस है। उनके पास एक्शन लेने का क्या अधिकार है, बजाय वो अपने मुख्यमंत्री को या विभाग के मंत्री को या किसी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, इस डिपार्टमेंट के प्रमुख होते हैं प्रशासनिक मंत्रालय में या विभाग में, उनको पत्र लिखने के, उनसे शिकायत करने के बजाय उनके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं, विकल्प है सर, वो एक्शन नहीं ले सकते। उनके पास क्या है, क्या अधिकार है? चौधरी साहब, क्या किसी को वो सस्पेंड कर सकती हैं, ये आदेश जारी कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। उनके जैसे अगर आप कमिश्नर की बात करें, कमिश्नर भी उनके मातहत होते हैं, लेकिन उनको वो आदेशित या निर्देशित शब्दों में तो करती हैं, लेकिन धरातल पर वो असर नहीं दिखता है, क्योंकि वो जानते हैं सामने वाला कि नहीं। दूसरी बात ये है, जो पॉलिटिकल, जिस तरह से सतबीर जी ने भी बात कही थी कि ये पहले से चुनाव के दौरान ही उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैं ये कहता हूं कि जो अधिकारी है, वो अधिकारी
पहले से ही किसी न किसी आका से को रिलेटेड होता है। अपने ट्रांसफर पोस्टिंग जिसके माध्यम से वो यहाँ आया बैठा है, अब मेयर की वो पॉलिटिकल या राजनीतिक वो हैसियत नहीं कि वो उसका विरोध कर सके, या उस फलाने के ग्रुप का है, या उसका संरक्षण प्राप्त है उस मंत्री का, या उस विधायक का, या उस सांसद का, उस अधिकारी को। यहाँ हर अधिकारी जो बैठे हुए हैं किसी न किसी नेता से जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरा एक संस्था भी है, उसके बारे में भी चर्चा आती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस संस्था का, कि जिसका संरक्षण आज बहुत सारे अधिकारी यहाँ प्राप्त करके बैठे हुए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की दृष्टि से। तो वैसे में मेयर की क्या औकात, ये क्या किस स्थिति में है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकें। आपने बिल्कुल सही उठाया मामला, लेकिन मेरा एक मानना है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन करके भेजा है, जनता ही आपकी ताकत है। आपकी जब जनता ताकत है तो आपको जनता को भरोसा में क्यों नहीं ले पा रहे? अगर आपकी बात नहीं सुनते तो गुड़गांव की आबादी कितनी है? 20 लाख के आसपास, लगभग 20 लाख। बिल्कुल लाखों में है। हाँ बिल्कुल 20 लाख लाखों में अगर 1 लाख जनता भी इनके साथ नहीं है तो इनको अभी रिजाइन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मधु आजाद को कल गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी, उनको रिजाइन करके आ जाना चाहिए था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि हम इनसे रिपोर्ट ले सकें, हमारी वो क्षमता नहीं है। जबकि होना यह चाहिए था कि अगर 20-25 लाख की आबादी है तो कम से कम 1 लाख की आबादी आपके पास होना चाहिए। और वो 1 लाख जो आबादी है, 1 लाख जनता है, इस गुड़गांव को हिला देती, सरकार हिलती इससे। और कमिश्नर कौन पूछे, मंत्री आके काम करता अपने कलम से। अगर मधु आजाद के पास 1 लाख जनता है तो आज भी उनको भी करना चाहिए। 35 यहाँ पे पार्षद है मेरे ख्याल से। अगर और कई नए वार्ड बनाए गए, कई नहीं, अभी वर्तमान में तो 35 है। 35,000 भी जनता इनके साथ नहीं है, काम करवाए नहीं है। ये तो सबको रिजाइन कर देना चाहिए और एक नया चुनाव होना चाहिए। अगर नहीं संभव है तो सतवीर जी यहाँ हम कर देना चाहिए नगर निगम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो मधुकर जी ने सवाल खड़े किए हैं, क्या आपको लगता है, जैसे मैंने जो बातें कही उसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा हम बताएं कि क्या आपको लगता है कि मेयर में पॉलिटिकल विल है? क्या उसमें राजनीतिक इतनी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है उनकी कि इस प्रकार के वो स्टेप, ऐसा रिस्क ले सके और इस प्रकार का काम कर सके? सर साहब, मैं एक बार पहले थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। मैंने तो अभी कहा कि 1 लाख जनता भी इनके साथ नहीं। चौधरी साहब, आपको ध्यान होगा जब होंडा कांड हुआ था, होंडा में जो आंदोलनकारी थे वो सिर्फ 3,500 थे उस टाइम, आपको ध्यान होगा। उस आंदोलन ने इस हरियाणा को हिला दिया था, हुड्डा की सरकार हिल गई थी, अगर आपको ध्यान हो। बिल्कुल, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना था। 6-7 जो एमपी थे वो यहाँ पे जेल में मिलने आए थे इन आंदोलनकारियों से। बिल्कुल, अगर ये 35,000 भी जनता अपने साथ जोड़ लें, अपने साथ विश्वास में ले लें, क्या कहते हैं कमिश्नर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जहां चपरासी बैठता वहां बैठता, उसको एहसास होगा कि हम नौकर हैं, मालिक नहीं। जिस दफ्तर में एसी वाले कमरे में बैठते हैं भैया, एसी वाले कमरे में बैठना बंद कर देते, एसी वाली गाड़ी छोड़ देते और वो पीएन के कुर्सी पर बैठ करके फाइलों को संभालते। अगर इनके पास 35,000 भी लोग होते, लेकिन सबके सब विश्वास खो चुके हैं। मंत्री के सामने रो रहे, क्या रो रहे हो, रिजाइन करो, घर बैठो। सतवीर जी, क्या ये पॉलिटिकल विल है उनमें? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है? क्या उनका बेस या राजनीतिक जो एक व्यक्ति का अपनी उसकी जमीन होती है, आपको लगता है कि इतनी मजबूत जमीन की है कि वो इस प्रकार के कदम उठा सकें और जनता को आंदोलित कर सकें? जनता उनके पीछे भागने को तैयार होगी क्या गुड़गांव में? नहीं, मधु आजाद जी आज की डेट में जनता का विश्वास जीतने में नाकामयाब रही है, क्योंकि जनता अगर संतुष्ट होती निश्चित रूप से कल ही खड़े हो जाते। कल ही ड्रामा हो जाता पूरा। नहीं, कल क्यों, उसके पहले भी हो जाता। हाँ? लेकिन वो अपना इस मामले में विश्वास खो चुकी हैं। ये मधु आजाद जी माने या न माने, उनकी अंतरात्मा जरूर मानेगी कि वास्तविकता ये है। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा बड़े यादव के साथ में कि यहाँ पर सब चापलूसी करने आते हैं और चापलूस जो है अधिकारी जो है जी हजूरी करने हैं। क्या मधु आजाद जी की जी हजूरी नहीं हो रही है? हो रही है, वो बताएं या ना बताएं। लेकिन अगर नहीं हुई है तो आप उनकी एसीआर खराब लिख सकते हैं, उनकी एसीआर में मारा कर सकते हैं खराब। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें भी कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, मेयर के पास आपने जैसे कहा कि दंतहीन विषहीन, बिल्कुल, तो दंतहीन विषहीन जहाँ पे मेयर है,
इस सरकार को भी सोचना होगा कि आपने मेयर की कुर्सी क्यों बनाया वहां पे। मैं यही सवाल था मेरा, मेयर की कुर्सी, मैं थोड़ा सा उस सवाल को थोड़ा क्लियर कर दूं कि मेरा ये कहना है कि आप केवल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या जो व्यक्ति यहां बैठे हैं उनको जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं, जब आपने म्युनिसिपल एक्ट में ही उस प्रकार के प्रोविजन नहीं रखे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पद पर बैठा है, संवैधानिक पद होता है मेयर का, वो इस शहर की प्रमुख के रूप में है और प्रथम नागरिक है। क्या प्रथम नागरिक के रूप में अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेल करने की स्थिति है उनमें? नहीं, क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट में उस प्रकार के प्रोविजन ही आपने उनकी या उनको उस तरह के अधिकार ही आपने नहीं दिए। देखिए, मेयर के पास इतनी शक्ति है कि आप एजेंडा लेके आइए, सदन में उससे चर्चा करवाइए, पास करवाइए और उनको इसी नाम पे गाड़ी मिल जाती है, अच्छा टावर मिल जाती है उनको, तो ये है। लेकिन विज साहब से मेरा एक आग्रह है कि आप अगर सचमुच राजनीति को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके और राजनीति से ऊपर उठ करके मेयर को शक्ति दिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ईमानदार मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और आज के समय में भले ही आपके मुख्यमंत्री पर भरोसा ना हो, लेकिन विज साहब आप पे सबसे ज्यादा भरोसा शहर की जनता की है और ऐसे में आप मेयर को एसीआर लिखने का पावर दिलवाइए, ट्रांसफर का भी उसमें उनको अधिकार दिलवाइए, ताकि अपने हंटर के बल पे, कलम के बल पे, कलम की जरूरत पड़े तो कलम और हंटर की जरूरत पड़े तो हंटर, और जनता के लिए काम करे। क्योंकि हमारा जो दायित्व है वो सिर्फ है जनता की भलाई, जनता की सेवा और जनता के लिए काम करना। जनता ही मालिक है, उसको ही मालिक बनाकर ऊपर उठाइए और जो नौकर है उसको पीएम की कुर्सी पर ले जाकर बिठाइए, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, कमिश्नर हो या कमिश्नर का और भी बड़ा कुछ हो। मतलब जी मैं थोड़ा एक जो उस दिन की घटना थी उसका एक चंक सामने मैं लाना चाहता हूं आप सबके, फिर इस पर आपसे आप दोनों के जवाब चाहूंगा और विचार चाहूंगा कि जैसे जब उन्होंने जो धर्मवीर मलिक है, एक्शन है, और उनकी टेबल पर जब आप वो गए वहां और उन्होंने वहां जाकर उनकी टेबल पर जब उनके ड्रॉल से निकाले तो 2 पत्र उनको मिले और ये वार्ड नंबर 1 मिथिलेश बरवाल जो पार्षद हैं, महिला पार्षद हैं, उनके 2 पत्र वहां मिले और उन दोनों पत्रों को लेकर उन्होंने कमिश्नर से कहा कि आप मेरी उस पार्षद से बात कराइए। उसमें 2 प्रकार के काम उन्होंने बताए थे, पानी कनेक्शन के मेंटेनेंस के लिए और सीवर मेंटेनेंस की दृष्टि से। उनसे ये पूछा, उन्होंने फोन पर बात कराई और मंत्री ने उनसे पूछा कि आपके ये काम हो गए हैं, तो उन्होंने तपाक से उनको बोला कि नहीं, ये कोई भी काम नहीं हुए हैं। तो मंत्री ने गुस्से में कहा कि आप इनको सस्पेंड करो, इस तरह की स्थिति। और तब जो उनके उद्गार थे, तब जो उन्होंने ये बातें, जो प्रतिक्रिया, उनकी रिएक्शंस देखने को आए, तो उस एक्शन को उन्होंने बोला कि ये चुनी हुई प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है और उनकी चिट्ठियां आपके टेबल पर धक्के खा रही हैं और आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये बात तो आपकी बड़ी सही लग रही और लोगों को बहुत भाएगी और आप पे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप जनता के हीरो बन गए हैं उस दिन से, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सवाल आपने किया कि म्युनिसिपल एक्ट में आपने उस प्रकार के प्रोविजन ही नहीं किए हैं कि आप लोगों को काम करने का अधिकार दीजिए, शक्ति दीजिए। आपने अधिकारियों की फौज को पूरी तरह से शक्ति संपन्न बना रखा है, सारा सर्वाधिकार उनके हाथ में आपने सुरक्षित कर दिया है। तो ऐसे में मेयर या पार्षद क्या करे, उनके पास विकल्प क्या है? वो तो बेचारा की स्थिति में उनके सामने जाकर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग हूँ, क्योंकि बेचारगी इन्होंने खुद बनाई। आप कितने पार्षद उनसे पूछे कितने जनता से जाकर के मिलते हैं? उनके घर पे जब कोई आते हैं तो क्या उनसे मिलते हैं, मुलाकात होती है उनकी? मन हुआ तो मिल ले, नहीं तो जाओ अपने घर जाओ। भैया, जब जनता से आप कटेंगे तो अधिकारियों से कटेंगे, और अधिकारियों को क्या चाहिए? देखिए, अधिकारी तो चाहिए कि आप कमजोर और पूंछ हिला करके घूमते रहिए। अधिकारी सुनने वाला नहीं, अधिकारी मौज लेने आता है, किसी काम को डिस्टर्ब करने आता है, ये समझ लीजिए। अगर पॉलिसी बन गई, बजट आ गया तो काम में देरी क्यों पे? सर, पार्षदों के प्रति भी जनता में रोष है, ऐसा नहीं है, बहुत जबरदस्त रोष है। मैंने एक पार्षद मिस्टर मंगत राम बागड़ी को वहां देखा, मैं गया उधर से ही अपनी कोई खबर लेने के लिए जी, तो मैंने देखा उसका बोर्ड ही पोत दिया जनता ने। बिल्कुल, उसका काला स्टेप बोर्ड पोत दिया मधुकर जी। नहीं, बिल्कुल, जनता ऐसा नहीं है, अपना आक्रोश, गुस्सा अपना जाहिर करती है। वो बिल्कुल इस बात को आभास कराती है कि आप काम नहीं करेंगे तो हम आपका काम करेंगे, चाहे वो प्रतिदिन प्रेस नोट दें, एग्री। लेकिन उनके प्रेस नोट से बात नहीं है। मैंने खुद जो चीज देखी तो मैंने इस बात का आभास हुआ कि जनता यहाँ से नाराज है।
यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि इनमें मजबूती तब आती है अधिकारी के सामने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का या एक्शन लेने का, कि जब उनका आधार जनता में, जनता के प्रति उनका जो विश्वास है वो कायम रहता, तब जाकर के उनको ये मजबूती मिलती। बिल्कुल मिलती। लेकिन इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि कोई अधिकारी क्यों उसको गांठेगा किसी पार्षद को। कई पार्षदों को मैंने देखा कि दीपावली में गिफ्ट लेके पहुंचते। क्यों जाते हो भाई? तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं लेके आते हो? तुम क्यों पहुंचते हो उसके यहाँ गिफ्ट लेकर के? तो जब गिफ्ट लेके जाओगे भैया तो काम तो नहीं होगा। काम तो फिर लेना होता है। कैसे लेना होता है वो विज साहब को आप लोगों ने कल देख लिया। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखिए विज साहब के बार बार, क्योंकि चर्चा उनसे ही संबंधित है और उनके स्टेप से ही संबंधित है जो उन्होंने एक्शन विज साहब जैसे लोगों को मुख्यमंत्री होना चाहिए यहाँ पे। खटारा चीजों से कुछ नहीं चलने वाला है। बहुत उनके शायद उनके मन की बात आप कर रहे हैं सर। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास आज भी विज साहब अंबाला चौक पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और जो लोग वहां पे आते हैं उनकी सुनते हैं। आप किसी भी विधायक का देख लीजिए, आप उनके यहाँ जाके मिल के दिखा दीजिए पत्रकार होकर के। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता से कटे हुए होते हैं। एक पोएट्री में ऐसे वो घिर जाते हैं कि फिर नहीं वो विधाता समझने लग जाते हैं। चुनाव जीता मैं विधाता, अपने को धरातल पर नहीं मानते हैं। लेकिन इससे बहरहाल इससे थोड़ा सा हम और आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें एक और मुद्दा उठता है, क्योंकि हम घोटाले पर चर्चा करने आज बैठे हैं नगर निगम की कारगुजारी को लेकर के। तो ये जो घोटाला हुआ है, जो फर्जी बिल बनाए गए लगभग 11 वार्डों में विकास कार्यों की, विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के नाम पर, तो इस घोटाले की जांच के लिए जिसको अधिकृत किया गया और उन्होंने जांच की, जांच करने के बाद नवंबर 2020 में, ये चौंकाने वाली बात है कि नवंबर 2020 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी कमिश्नर के पास, ये दे दी गई थी। फिर नवंबर 2020 से अब आज जुलाई 2021 है, आप 19, 20, 21 या 22 जुलाई को अब जाकर के आप छापा मार करके और फिर आप एक्शन लेने की घोषणा कर रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की बात आप कर रहे हैं। आखिर उस रिपोर्ट को इस तरह से फाइलों में दबाने वाले के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ लूं, फिर आपके विचार में बिल्कुल जानना चाहूंगा कि आखिर इतने दिनों से, ये 8 महीने हो गए, 8 महीने से आपको आखिर इस प्रकार की कार्रवाई करने से या आदेश देने से किसने रोक रखा था? क्यों नहीं अब तक आपने इस मुद्दे पर एक्शन लिया था? देखिए, मेरा जहां तक सोचना है कि आप सिर्फ कल वाली घटनाक्रम को अगर छोड़ दें जी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हर स्टेप पर इंक्वायरी होगी और जांच सिर्फ 20 वाले की नहीं होनी चाहिए। जब से खट्टर की सरकार बनी है तब से जो आपने एक फार्मूला दिया था कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं खाया और ना खाने भी दिया। जब दही चट कर गई तो ये कब से चट करती आ रही है बिल्ली। वो खट्टर की सरकार जब से बनी तभी से उस चीज को लेना चाहिए और जांच वहीं से लेकर के चलनी चाहिए कि कितने ऐसे मुद्दे हैं जो जांच के दायरे में हैं और उन लोगों पे गिन गिन करके उसका हिसाब चुकता होना चाहिए जिन्होंने जनता का बेड़ा गर्क किया, नगर निगम की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पे और सरकार तक पे, अब तो सरकार पे भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ये आक्षेप तो सरकार को ये चीज करके दिखाना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जो हालत है, जो आपने वेस्ट बंगाल में देखा है और जो आपने बिहार में देखा है, हरियाणा में वही स्थिति होगी। लेकिन सुधरने वाली स्थिति नहीं है, स्थिति तो वही रहेगी जो पहले थी। और आज जिस नाम से हमने सरकार बनाई, अगर इस बार चले गए खट्टर साहब, मुश्किल है आना। फिर बहुत दूर की बात मधुकर जी कर रहे हैं, राजनीतिक आगे की बात कह रहे हैं, उसका जो असर दिखेगा। तो सतवीर जी, जो ये सवाल आपसे भी मेरा है कि आखिर घोटाले की जांच रिपोर्ट नवंबर 2020 में आ गई, 8 महीने तक आप क्यों सोए रहे, क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? और रही बात कमिश्नर की, तो कमिश्नर जो अभी वर्तमान कमिश्नर है मुकेश कुमार आहूजा, वो तो लगभग 1 माह उनको यहाँ गुरुग्राम आए हुए हैं। तो इससे पहले के जो कमिश्नर थे उस वक्त क्यों नहीं इस प्रकार की कार्रवाई हुई, क्यों नहीं ऐसी बातें कही गई?
क्यों आज आप आकर के वो भी छापा मारने के बाद आप इस प्रकार की कार्रवाई की घोषणा कर रहे हैं? मैं विज साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। विज साहब, इससे पहले बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। यहाँ पर सफाई घोटाला हो गया है, बिल्कुल है जी, यहाँ कई घोटाले हुए हैं। आप लोग आए हैं तो कम से कम पिछले आका की तो फाइल खोल देते। उसमें सफाई इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप पूरा जिसके नंबर कम थे उनको टेंडर दे दिया गया है। ऐसे बहुत मामले आए हैं, एक नहीं। दूसरी बात मैं और बड़े अदब के साथ बताऊंगा, यहाँ के अधिकारियों की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। अगर आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग लिखना चाहेंगे और आप बोलना चाहेंगे तो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो आपने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जांच रिपोर्ट आई, देरी हुई, 8 महीने बाद कार्रवाई की स्थिति बन गई, ठीक है, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिनको दिया गया है, पुलिस के पास मामला दर्ज कराया गया, उसमें से 7-8 धाराएं उपयोग की गई हैं। 120 भी, 420 है, 409 है, उसमें से सब धोखाधड़ी, जो वित्तीय क्षति है उस तरह का, फर्जीवाड़ा है, उसमें पार्षदों के फर्जी दस्तखत किए हुए लेटर उन लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, वो भी एक मैटर बनता है कागज को फोर्ज करने का। तो इन सारी चीजों में अब आपको लगता है कि केवल इसमें 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात आ गई है, कि जिसमें से 4 अधिकारी हैं, 2 एक्शन लेवल के अधिकारी हैं और एसडीओ हैं, जेई हैं, और 3 हैं उनमें से ठेकेदार। क्या जांच के दायरे में केवल यही 7 लोग, यही 7 कल्प्रिट हैं, या इस घोटाले में, सरकार की कार्रवाई में और भी लोग आएंगे? सर, मैं बड़े आनंद के साथ आपको बताना चाहूंगा, यदि पुलिस चाहेगी इस मामले को, तो इसकी जांच पड़ताल के अंदर वो भी 120B के अंदर आएंगे। अगर कोई षड्यंत्र के अंदर है तो वो षड्यंत्र के अंदर आएगा, कोई भी अधिकारी है, क्योंकि अभी ये फाइल दब नहीं गई है, ये पुलिस के पास गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, पुलिस कितनी ईमानदारी के साथ जांच करती है, ये सवाल उठता है। अब पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वास्तव में, क्योंकि जिस प्रकार से के राव जी ईमानदार है, नो डाउट है, अच्छे दबंग अधिकारी हैं, लेकिन जिस प्रकार से जांच करेंगे, अब उनकी भी इस बात की चर्चा रहेगी। सतवीर जी, पुलिस भी तो, गृह विभाग भी तो अनिल विज जी के पास है, तो उनका डंडा सख्त रहेगा। लोगों की आशंका है, लोगों के मन में आशंकाएं हैं, जो पहले जांच, जब भी कोई इस तरह की अनिल विज का तो 100 चलेगा, जांच होती है, अनिल विज से आता है। अनिल विज तो चौधरी साहब, मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहता हूँ, दबंगता के साथ में जिस प्रकार से वो परिचय दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि इस प्रकार से ऐसे नेता जो वास्तविकता को उजागर करें, भ्रष्टाचार को उजागर करें और जनता के सामने लाएं, वो ही नेता होता है। और नेता तो बहुत है, चुन के बहुत जनप्रतिनिधि बन गए हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मैंने बहुत नेता देखे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। मनोहर जी, जांच का जो दायरा है, मेरा सवाल ये है, जांच का दायरा बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना और चाहिए। वो आपके नजरिए में वो ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो इस जांच के दायरे में और आ सकते हैं, जिस प्रकार की आशंका लोगों के मन में हो रही है? देखिए, जो जितने नाम आए वो बहुत बड़े पोस्ट वाले नहीं जी। उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई है, और उसी को बलि का बकरा बना करके कुछ लोग बच करके निकल लेंगे। लेकिन यहाँ पे विज साहब को ध्यान देना पड़ेगा, जिन्होंने बलि का बकरा बनाने की भी कोशिश करी है, उनके ऊपर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात कि जो एक्सटेंशन वाले लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जहां पे कि युवाओं को बिठाना चाहिए, ऐसे जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको नौकरी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया गया, सेवा विस्तार देकर के उनको बिठाया गया, इमीडिएट हटाना चाहिए, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा है, धन धान्य। दूसरी बात, इनको एक्सटेंशन देने के लिए किसकी पैरवी गई, किसने सिफारिश की, उसके ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है। तभी इस नगर निगम से भ्रष्टाचार को हम खत्म कर पाएंगे, जनता को सेवा दे पाएंगे। एक वाकया है उस दिन का, कि जब धर्मवीर मलिक के टेबल पर जो उन्होंने जो स्थिति हुई, जो मैं पहले से जिक्र कर चुका हूं, तो जब मंत्री ने ये कहा कमिश्नर से कि इसको सस्पेंड करो, तो आयुक्त के छूटते ही बयान थे कमिश्नर साहब के कि सर ये तो वैसे ही एक्सटेंशन पर चल रहा है। तो क्या ये जो उक्ति उनकी उस वक्त सामने आई, क्या उस अधिकारी को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात की कि ये एक्सटेंशन पर है? इसमें कमिश्नर साहब की बहुत बड़ी लापरवाही है। एक्सटेंशन पर है तो इसका मतलब आप उसको बैठा के भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए था। उसके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए,
और अगर आप बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, कब देखिए एक बात मैं कह रहा हूं, आपने जैसे कहा कि 2 महीने पहले आए कमिश्नर, जब भी कोई नए अधिकारी आते हैं तो आप उसको 15 दिन तक प्रेजेंटेशन का काम चलता है कि पूरे शहर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के, इंजीनियरिंग के, जो सैनिटरी डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, वो जितने भी डिपार्टमेंट सब आकर के उस कमिश्नर को प्रेजेंटेशन देते हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे ये काम हो रहा है। उस प्रेजेंटेशन के बाद अधिकारी खुद निरीक्षण में जाते हैं। अगर निरीक्षण में आप 2 महीने तक नहीं गए तो 2 महीने तक क्या कर रहे थे आप? नहीं, 2 महीने से कम समय, अभी तो लगभग 1 महीने आसपास हुआ है। 15 दिन में कहाँ दौरा किया? हाँ, ठीक बात है, मगर ये जो चीजें सामने आई, सुप्रीत जी क्या कहना है आपका? चौधरी साहब, मैं बड़े आदर के साथ ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कमिश्नर साहब चाहे 1 दिन पहले आए, चाहे 2 महीने पहले आए, लेकिन इसके अंदर उन्होंने मामला खुद दर्ज पहल करनी चाहिए थी। बिल्कुल वो पहल नहीं कर पाए। इसमें कमिश्नर साहब की बिल्कुल घोर लापरवाही है, और कमिश्नर साहब ये माने ना माने, कहीं न कहीं उनकी भी लापरवाही उजागर हुई है। तो लेट लतीफी, दूसरा उनके ही माते जो है किस प्रकार से भ्रष्टाचार की जड़। इससे चौधरी साहब मैं भी सहमत हूं जो सतबीर भारद्वाज कह रहे हैं। जब कमिश्नर साहब नहीं कर पाए तो ही औचक निरीक्षण की जरूरत पड़ी है। नहीं, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हैं, अभी जैसे आपने बताया कि सभी विभागों की जानकारी उनके पास आती है, और उसके बाद जाकर के फिर वो अपना एक एक्शन लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत कम समय अभी उनको यहाँ आए हुए हुआ है। लेकिन इसका दूसरा एक छोटा पहलू है, और उस पर चर्चा करके उसके बाद हम आज की इस चर्चा को, आज की इस बहस को हम विराम देंगे। बहुत लंबा समय हो रहा है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जांच की रिपोर्ट से जो सामने आया है कि जो पार्षद हैं, 11 वार्डों के पार्षद हैं, इनको जब जांच में बुलाया गया प्रथम दृष्टिया और पहले स्टेप में, तो ये लोग आने से जांच में कतराते रहे, जांच में शामिल होने से कतराते रहे। इन्होंने पहले कॉपरेट नहीं किया, और उसके बाद जब बारंबार इनको आगाह किया गया जांच अधिकारी की ओर से, तब जाकर फिर इन्होंने, किसी ने ईमेल के माध्यम से, किसी ने लेटर सौंप दिया, लिखित बयान दे दिया, और उसमें से 1-2 को छोड़कर ऑलमोस्ट सब ने ये स्वीकार किया है कि ये फर्जीवाड़ा किया है कि हमारे दस्तखत वहां नहीं है, हमने नहीं दिया, हमने किसी को संतुष्टि प्रमाण पत्र, किसी भी ठेकेदार को किसी काम के लिए अपने अपने वार्ड से नहीं दिया, चाहे वार्ड 10 हो, वार्ड 11 हो, वार्ड 1 हो, वार्ड 7 है, 17 है, 26 है, 29 है, इस तरह से सारे वार्ड्स में ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इसमें से जो पार्षदों की भूमिका रही है, आपको लगता है कि पार्षद पाक साफ हैं इसमें? देखिए, जब कुछ होता है तो कुछ ना कुछ उसमें तो मिली जुली हो सकती है। दाल में काला है कहीं ना कहीं। नहीं, दाल में तो काला निश्चित रूप से कुछ है, आप अगर कह रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन दूसरी बात है कि जो जांच अधिकारी है, जो जांच करने वाले हैं, क्या उस पार्षद को उसके ऊपर भरोसा है, या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक जांच? क्योंकि आप देखिए, जितने भी कमेटियां बनाई जाती है जांच के लिए, क्या निकल के आता है? क्यों जाएंगे हम उसके जांच में जब उसका कोई रिजल्ट नहीं होना? आज तक गुड़गांव में कौन कौन सी कमेटी गठित हुई है, कौन सा क्या क्या जांच हुआ और क्या हो गया? सतबीर भारद्वाज जी को मैं तो देखता हूं कि पंजाब केसरी के वरिष्ठ संवाददाता हैं, और जिस तरह से इन्होंने खबरें छापी है, कितने खबरें छापे, क्या हो गया उसके ऊपर? जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या लेना देना है? ये तो जनता, जब तक जनता के मन में आग नहीं लगेगी तब तक ये कलम का डर नहीं रहा। अब तो उनको पता है कि खबर छप गई है, अगले दिन पुरानी हो जाएगी, रह जाएगी। अब जो है वो पहले एक अंतिम सवाल है कि अगर पार्षद पाक साफ हैं, तो जब उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ 2 तरह के, एक उनके वार्डों में काम कराने की बात की गई, झूठी की गई, जो काम नहीं हुआ जैसा वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये आई कि उनके फर्जी पुराने लेटर को, उनका साइन उन्होंने उपयोग कर लिया, उनके लेटर पैड को उपयोग कर लिया और संतुष्टि प्रमाण पत्र देकर के बिल पास कराने की कोशिश की उन लोगों ने। तो जब फर्जीवाड़ा तो उनके साथ हुआ, उनके वार्ड के साथ हुआ और उनके साथ हुआ व्यक्तिगत तौर पे, उन्होंने मामला क्यों नहीं, तब मामला FIR क्यों नहीं दर्ज कराया? क्या ये मामला दर्ज हो सकता था? नहीं हो सकता था? दर्ज हो सकता था। हमेशा क्राइम के बड़े सीनियर, बिल्कुल दर्ज हो सकता था। देखिए, तो किसी भी पार्षद ने इस प्रकार की स्टेप, ऐसी पहल क्यों नहीं की? नहीं, इसमें ऐसी बात है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि हमारा ये साइन नहीं,
हो सकता है हम किसी दबाव में ये कह रहे हैं कि हमारा साइन नहीं है। जब तक आप फॉरेंसिक उसका रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उसके ऊपर खिलाफ आप क्या करवाएंगे? नहीं, मैं क्या, ये तो चलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, मेरा अगर वो नहीं कह रहे तो ये जांच होनी चाहिए। नहीं, कि वो मुकर तो नहीं रहा जानबूझ के। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नगर निगम जांच कर रही थी, अलग मुद्दा है नगर निगम का, लेकिन प्रथम दृष्टि अगर मुझे जानकारी मिले कि मेरे लेटर हेड का किसी ने दुरुपयोग कर लिया, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं। दर्ज कराई जाए काला है गलत है, दो पार्षद इसके अंदर काफी ऐसे लोग हैं जिनके पार्षद लोग लेटर पैड हो रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्षद ने ये पहल नहीं, लिखता है, किसी पार्षद ने ये पहल नहीं। अब ये कह रहे हैं जी, मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो। पहली दृष्टि से ये इस बात का झलक रहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी फॉरेंसिक जांच हो और कार्रवाई, अगर वो मुकर रहे हैं तो क्यों मुकर रहे हैं? क्या वो घालमेल में शामिल है? और अगर सचमुच में उनका जो है गलत उपयोग किया गया है, किसी फर्जी साइन के हिसाब से हुआ, तो फिर तो जितने भी नीचे से ऊपर हैं जी हुए हैं तो उन्होंने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की पुलिस स्टेशन में? हो सकता है जानकारी बाद में मिली हो, ये भी हो सकता है। आप जब जानकारी आ गई तब तक कोई इसके बाद उनको करना वो पुलिस में जाते वो जानकारी आ गई है, उसके बाद तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन एक भी पार्षद की पुलिस जब जानकारी आ गई तो फिर उनको ठहर रुकने की जरूरत नहीं थी, इनको पुलिस में जाना चाहिए था। ये अब इसी चर्चा के इसी पॉइंट पर हम आज इस बहस को अब रोक रहे हैं। बहुत समय हो चुका है और बहुत रेलिवेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस शहर के लिए है, हम सब के लिए। हम सभी इस शहर में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक बने और इन विषयों को सही तरीके से समझें, तथ्यात्मक तरीके से जानें और उसको जानने की कोशिश भी करें। तो इसीलिए हमने आज इस मुद्दे पर बहस की थी और दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ मौजूद थे इस चर्चा में। आगे फिर हम दूसरी वीडियो में फिर एक विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहरहाल आज की पेशकश में इतना ही और आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।